चलिए देख लेते हैं सरकार की अवधारणा को। देखिए, सरकार को जानने से पहले हम थोड़ा अपने घर को जानते हैं, ठीक है। यानी सरकार को पहले बाद में जानेंगे, पहले अपने घर को जानते हैं। देखिए, हम सभी के घरों में एक ना एक कोई मुखिया होता है, यानी कि हमारे पिताजी, और पिताजी के ऊपर उनके भी पिताजी हैं, यानी हमारे दादाजी, तो दादाजी होते हैं। कोई ना कोई मुखिया होता है जो परिवार के कार्यों को करवाने के लिए, परिवार में क्या क्या गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेता है कि भाई कौन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, ठीक है, किसकी शादी कहाँ होगी। इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं। यानी अपने घर को देख लेते हैं, यानी घर में इस तरह डिसीजन लिए जाते हैं कि भाई ये शादी संबंध यहाँ होगा, ये बच्चा हमारा यहाँ पढ़ेगा, इस कोर्स में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यानी परिवार का एक संस्था है, परिवार, और परिवार संस्था में हमारा यानी कि मुखिया कोई ना कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वही सरकार है, यानी परिवार के मामले में वही सरकार है, ठीक है। यानी उसका वही रोल है, सरकार वाला रोल है। ठीक इसी प्रकार से एक देश को चलाने के लिए, ठीक है, यानी देश में किस तरह से आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, किस तरह से लोगों को जो है शैक्षिक अवसर मिलेंगे, किस तरह से लोगों को विभिन्न अवसरों में जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा, तो उन सब का नीति निर्माताओं का काम किसका होता है? जो केंद्र में बैठे लोग होते हैं, सरकार रूपी लोग होते हैं, उनका होता है। यानी हमारे देश में निर्णय लेने का काम किसके लिए, किसका है? सरकार का है। यानी हमारे केंद्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, केंद्र में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी हमारे यहाँ सरकार के लिए जो स्थान बोला जाता है बैठने का, वो है पार्लियामेंट, ठीक है, यानी भारतीय संसद, जहां पर हमारी पूरी सरकार विराजमान है। यानी हमारे देश से संबंधित जितने भी नीति निर्णय या डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर लिए जाते हैं, आम शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो यहां पर वही है कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी ना हो जाने पर चीज़ें के दाम कैसे घटाए जाएं, या फिर बिजली की आपूर्ति कैसे की जाए, ठीक है। यानी कि इस तरह के कुछ निर्णय होते हैं। ये तो एक कॉमन एग्जांपल लिया है जैसे करके हमने, ठीक है। बहुत सारे निर्णय होते हैं देश में। अगर हम एक देश की बात करें तो देश में आपको देश के ढांचे में विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो शैक्षिक चीज़ें हों, स्वास्थ्य से रिलेटेड हों, ठीक है, या फिर आर्थिक ढांचे से रिलेटेड हों, या फिर रोजगार से रिलेटेड हों। हर बहुत सारे मुद्दे हैं, यानी एक देश में कोई एक मुद्दा नहीं है, हजारों मुद्दे होते हैं। तो उन सभी नीतियों को पर काम करने के लिए, उन सभी मुद्दों का निस्तारण करने के लिए सरकार कुछ नीतियां बनाती है, ठीक है। और वो नीतियां बनाने का कार्य जो होता है सरकार का होता है, और वो नीतियां जो होती हैं पूरे देश में यानी कि एक रूप से लागू होती हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई इस देश के अंदर एक व्यक्ति के लिए नीतियां कुछ अलग है, दूसरे के लिए अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात यहां पर कही गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार का काम क्या क्या है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि भाई देश की सीमाओं को सुरक्षा करना। यानी हमारे यहाँ आपको पता होगा कि हमारे जो बाहरी शत्रु हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है, चाइना कभी सुधरने वाला नहीं है, तो इन जैसे देशों से हमारी जो है शांति की पूर्ण रक्षा करे, इसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पे तमाम आर्म फोर्स वगैरह तैनात किए गए हैं। तो उन आर्म फोर्स वगैरह को, यानी कि जो सैन्य बल हैं, उन्हें निर्देशित करने का कार्य, ठीक है, उन्हें आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य, यानी उन्हें हथियारों से संबंधित आपूर्ति है, ठीक है, उनके भोजन यानी भोज्य पदार्थों से संबंधित आपूर्ति है, उनके वेतन से रिलेटेड आपूर्ति है। तो उन सबका काम कौन करता है? यानी कि हमारी सरकार करती है। सरकार निर्णय लेती है कि भाई कौन सी टुकड़ी कहाँ लगाई जानी है, कौन से बॉर्डर का और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई जानी है, ये सब निर्णय सरकार लेती है, ठीक है। यानी कि इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि किसी देश के नागरिक जो हैं उनको अधिकतम, ठीक है, यानी कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। यानी कि हर सरकार का यही उद्देश्य ये रहता है कि हमारे यहाँ जो मूलभूत यानी आधारभूत सुविधाएं जो बोली जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य है, और कहते नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे यहाँ की आधारभूत सुविधाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा रोजगार और आ जाता है इन आधारभूत में, ठीक है। तो इन सबको सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सरकार की होती है। सरकार ऐसे जतन करती है, सरकार ऐसी नीतियां बनाती है ताकि उसके सभी नागरिकों को लगभग बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। शिक्षा के अवसर सभी को मिलें, शिक्षा के अवसर सभी को मिलेंगे तो यकीन मानिए सभी नागरिक अपने लिए अधिकारों की बात कर पाएंगे, अपने अधिकारों को जान पाएंगे। और शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या होगा कि जो नागरिक हैं अपने अधिकारों से वंचित रह जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगली बात निकल के आती है, आपने देखा होगा कि सरकार जब कोई आपके यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है तो प्राकृतिक आपदा के दौरान क्या करती है, जैसे आपके यहाँ जो भूकंप आया, सुनामी वगैरह आई, तो उस दौरान ये जो है यहाँ पर पीड़ित लोगों की सहायता करती है। यानी आपके यहाँ एनडीआरएफ बना हुआ है बल, ठीक है, आपने सुना होगा, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है, केंद्र सरकार का है। ऐसे स्टेट एसडीआरएफ बने हुए हैं, यानी हर राज्य के एसडीआरएफ बने हुए हैं। तो इनका काम क्या है कि जब कोई आपदा वगैरह आती है तो लोगों को वहां से निकालना। जैसे हमने देखा था केरल में बाढ़ आई, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई, ठीक है, गुजरात में भूकंप आया। तो ऐसी तमाम जो आपदाएं आती हैं, देश में आपदाएं आती रहती हैं, क्योंकि हमारा देश जो भौगोलिक स्थिति से जो है विविधतापूर्ण देश है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति से विविधतापूर्ण देश होने की वजह से हमारा देश जो है बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहाँ पर क्रिटिकल जोन है, चाहे भूकंप के क्षेत्र हों, कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़
चक्रवात वगैरह खतरा बना रहता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने नागरिकों की जीवन की रक्षा के लिए वो जो है आगे उतर कर आए। तो वो ऐसे उपाय करती है ताकि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर सेकंड कही गई है कि जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी वगैरह, तो सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो ये सब काम जो है, यानी कि ये कुछ हमने यहाँ पर इनके, देखिए ये काम कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो आपने जान लिए। बहुत सारे काम है सरकार के, यानी एक फील्ड में नहीं है, यानी कि लगभग सारे निर्णय, सारे जो नियम विनियम ये सरकार ही बनाती है, ठीक है, कि भाई किस तरह से हमारा देश आगे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सरकार की ही होती है। यकीन मानिए, आपने एक सुना होगा कि यानी कि अगर मान लीजिए कि बिना मालिक की फौज, एक कहावत सुनी होगी, बिना मालिक की फौज, यानी कि अगर मान लीजिए कि यानी कि आपके देश का नेतृत्व करता ही नहीं होगा, आपके देश को चलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो क्या होगा? हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी करेगा। यानी कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो ये काम करूंगा, कोई व्यक्ति कहेगा मैं वो काम करूंगा। तो हमारे देश को चलाने वाला कोई केंद्रीय संस्था तो होनी चाहिए, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता तो होने चाहिए। तो केंद्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका में सरकार, यानी जो सरकार चुनकर जाती है वो विद्यमान होती है, ठीक है, जो कि हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करती है, हमारे देश के लिए नीतियां बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सरकार के स्तर, यानी हम यहाँ पे बताया गया सरकार किन किन स्तरों पर कार्य करती है, सरकार कौन कौन से स्तर पर होती है। हमने अभी एक घर का मॉडल लिया था, यानी हमने देखा था कि हमारे घर में सरकार किस तरह की होती है, कि हमारे पिताजी हैं या फिर हमारे दादाजी हैं या फिर हमारे पिताजी के बड़े भाई हैं, घर में रह रहे हैं तो, ठीक है, यानी कि हमारे पिताजी के बड़े भाई वगैरह रह रहे हैं, यानी जो भी हमारे घर में सीनियर है, ठीक है, जिसकी बात मानी जाती हो, तो वो क्या करता है, वो नीतियां बनाता है कि भाई फलाना व्यक्ति कहाँ जा रहा है, घर से बाहर क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, ठीक है, कहाँ उसका शादी संबंध होगा, किस तरह से वो जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाएगा, कितना व्यय करेगा वो। तो ऐसे करके नीतियां बनाई जाती हैं, हर घर में बनाई जाती हैं। आप अपने घर का ही मॉडल ले लीजिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, ठीक है। तो वो जो काम हो रहा है वो सरकार के तहत ही हो रहा है। अगर मान लीजिए आपके घर में, सपोज दैट आपके घर में आपके पिताजी वगैरह या फिर दादाजी वगैरह स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो क्या पढ़ाई करते? बिल्कुल नहीं करते। यानी आप भी यानी अपने मनमौजी हो जाते, यानी आप भी वही मस्ती करते कि भाई हमें क्या करना है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप बिगड़ जाएंगे। जब आपके पास जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, आपके पास कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो आपके ऊपर जो इंस्ट्रक्ट करने वाला आपका होगा, तो क्या होगा, तो आप एक सही दिशा में जा पाएंगे, ठीक है। यानी आपके पिताजी वगैरह आपको बचपन से, आपकी माताजी वगैरह आपको गाइड नहीं करते, इंस्ट्रक्ट नहीं करते, जगह जगह पर आपको वो टाइट नहीं करते, तो क्या आप आज पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो वही सरकार की काम है। यानी सरकार विभिन्न स्तरों पर, यानी कि चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो, नगरीय स्तर पर हो या शहरी स्तर पर हो, या फिर राज्य यानी कि राज्य स्तर पर हो या समग्र देश के लेवल पर हो, हर स्तर पर सरकार जो है एक नियम बनाती है ताकि जो नागरिक है वहां के उन नियमों का पालन करें, ठीक है, और जो देश है, देश को आगे ले जाने में सहायता करें, ठीक है। तो सरकार, यहाँ पर 3 तरह की सरकार बोली गई है यहाँ पर, यानी सरकार जो है यहाँ पर अपने भारत में 3 स्तर पर होती है, ठीक है। यहाँ पर 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक तो स्थानीय स्तर पर, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्थानीय स्तर पर मानी जाती है, फिर राज्य स्तर पर आती है और फिर राष्ट्रीय स्तर पर आती है, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ 3 स्तरों पर सरकार काम करती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लिख लेना आप कि सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। देखिए स्थानीय का मतलब क्या होता है? स्थानीय मतलब का मतलब होता है कि अपने गांव, शहर या मोहल्ले, यानी कि ग्राम पंचायत या नगर पंचायत, वो इसका उदाहरण है स्थानीय स्तर पर, ठीक है। और राज्य स्तर का मतलब क्या है कि भाई समूचे राज्य का ध्यान रखें, जैसे आपका यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, ठीक है। तो ये कुछ राज्य जो है ये राज्य स्तर पर सरकार है। जैसे अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे राजस्थान में जो है गहलोत सरकार है, ठीक है, अभी वर्तमान में, ठीक है। यानी अभी वर्तमान से अभिप्राय, देखिए मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 29 अप्रैल, मैं फिर से बता दे रहा हूँ डेट, 29 अप्रैल सन 2020 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस हिसाब से सरकारें जहाँ पर हैं उसका मैंने जिक्र किया है। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो उनका जिक्र मैंने किया है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से 3 साल बाद वीडियो देख रहा हो, वो ये कहे सर वर्तमान में सरकार चेंज हो चुकी है, आप तो गलत बता रहे हैं, तो आप ऐसा कमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है। इसलिए मैं डेट बता दी मैंने, भाई इस डेट को मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, क्योंकि आप वीडियो की डेट देखते नहीं है कब अपलोड किया गया, आप डायरेक्ट कमेंट करने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे सरकारें वहाँ पे मौजूद है, चला रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे, ठीक है, यानी कि बीजेपी सरकार है अभी वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर, और वहाँ पर उनके जो मुखिया हैं वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार क्या करती है? पूरा संबंध पूरा देश को देख रही होती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना त्रासदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल कदम उठाए और उन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन किया। पहले चरण में क्या किया? 21 दिन का लॉकडाउन किया, देश के हित को देखते हुए 21 दिन का लॉकडाउन किया, ठीक है। 21 दिन का जब लॉकडाउन हुआ, 21 दिन से उन्हें लगा कि भाई स्थिति अब कंट्रोल नहीं हो रही, फिर उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया। तो निर्णय किसने लिया? पूरे समूचे देश स्तर पर वो लिया निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। आप तीनों सब पॉइंट लिख लेना, और तीनों अंग आपने जान लिए, सरकार के तीनों स्तर आपने देख लिए कौन कौन से स्तर की सरकारें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए सरकार एवं कानून। अब देखिए एक बात आप जानते होंगे कि कोई भी सरकार जो होती है
हमेशा कुछ कानून बनाती है, यानी कुछ लिखित जो है कानून बनाती है जिसके जरिए जो है लोग उन्हें मानें, लोग उनका अनुपालन करें, और देश में कोई जो है कहते हैं देश में कोई आपका जो है दंगे फसाद ना हो, देश में कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए सरकार कानून बनाती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए कानून बनाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संविधान जो है, संविधान एक पुस्तक है। ठीक है, संविधान हमारे देश का एक मान सकते हैं बाइबल, भगवत गीता, जो भी आप माने, वो हमारे देश को चलाने के लिए, एक नियम कानून बनाने के लिए एक जो है केंद्रीय पुस्तक है। तो उसकी देखरेख में, ठीक है, उसकी यानी उसको केंद्र में रखकर उसको, उसके कानूनों को, उसको अध्ययन करने के उपरांत यानी उसमें जो अधिकार दिए हैं उनका भी हनन ना हो, ऐसा कोई कानून ना बना दें जिससे कि भाई संविधान में मौजूद प्रदत्त अधिकारों का हनन हो जाए, तो वो कानून जो है वो बेकार व्यर्थ साबित होगा। इसलिए सरकार क्या करती है, उसको ध्यान में रखकर कानून निर्माण करती है। जैसे आप मान सकते हैं कि एक गाड़ी चलाने का लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि हम कोई गाड़ी चलानी है, 2 व्हीलर चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है, तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस होगा तो क्या होगा, तो हम गाड़ी चला पाएंगे, और लाइसेंस नहीं होगा तो हम पर सजा होगी या फिर हम जुर्माना बनेंगे। तो सरकार क्या करती है कि तमाम जगह अपने अव्यवस्था क्रिएट ना हो, लोग जो नियमों का अनुपालन करें, इसके लिए कानून बनाती है। आपने देखा होगा रेलवे के कुछ कानून है, रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका फाइन लगता है, जेल भी जाना पड़ता है, यानी खिड़की पर लटके हुए होते हैं तो फाइन लगता है आप पर। ठीक है, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर सजा होती है। तो ऐसे हर जगह कानून बनाए गए हैं। ठीक है, सड़कों के अलग कानून है, विद्यालयों के अलग कानून है। ठीक है, हर जगह के अलग अलग कानून है। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं तो आप पर कुछ अलग चार्जेस लगते हैं, यानी हर जगह कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को भी कानून मानने होते हैं। ठीक है, यानी यहां पर कहा गया केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है, यानी कानून नहीं होंगे तो यकीन मानिए सरकार काम नहीं करेगी। अब आप एग्जांपल लगा सकते हैं अपने घर में ही, अगर आपके ऊपर भय नहीं होता बचपन में, मान लीजिए आपके माता पिता थोड़ा बहुत आपको डांट फटकार नहीं करते, तो आप यकीन मानिए आज जो अच्छे खासे नागरिक बनकर सामने आए हैं, अच्छी खासी तैयारी में लगे हुए, आप नहीं करते, आप बिगड़ जाते। तो वैसे देश में है, अगर देश में कानून नहीं बनाए जाएंगे तो क्या होगा, लोगों की मनमर्जी होगी। जब कोई कानून ही नहीं होगा, कोई नियम ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, सब अपनी अपनी तरह से लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्कूल का। स्कूल के कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उन नियमों को सभी विद्यार्थियों को मानना पड़ता है। स्कूल का नियम है कि भाई प्रातः काल आपको जो है 7:30 बजे का स्कूल है, तो जो प्रेयर की बेल है उससे लगने से पहले 10 मिनट पहले आपको स्कूल के गेट में एंट्री करनी है। ठीक है, अगर आप एंट्री उससे पहले नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको गेट से वापस लौटना पड़ेगा। दूसरा कानून ये है कि आपको नियमित स्कूल आना है। तीसरा कानून वहां पर ये बनाया गया है, आपको नियमित जो है वहां का जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, स्कूल प्रशासन में या स्कूल में तैनात किसी भी टीचर के साथ अभद्रता नहीं करनी है, गलत व्यवहार नहीं करना है। अगर आप ऐसी कृत्य करते हैं तो आपको स्कूल से आपका स्कूल से नाम पृथक कर दिया जाएगा। ठीक है, या आपको दंडित किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान बनाए गए हैं। तो बनाए इसलिए गए हैं ताकि जो विद्यार्थी वगैरह हैं उनके अंदर एक कहीं ना कहीं निष्ठा की भावना हो, एक जो है लगनशीलता, ठीक है, और काम को समय पर करने की भावना रहे। ठीक है, और जिससे क्या होगा कि ऐसे करने से क्या होगा कि विद्यार्थी समय पर विद्यालय भी पहुंचेंगे, अपनी अध्ययन भी करेंगे, और कोई यहाँ पर कहते हैं गतिविधियों में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। और कानून कोई नहीं होगा, स्कूलों का कोई नियम नहीं होगा तो क्या करेंगे, विद्यार्थी अपनी मनमर्जी से आएंगे। ठीक है, ऐसे क्या होगा, शैक्षणिक कार्य भी बाधित होगा। तो वही देश के साथ है। देश में अगर कानून नहीं होंगे तो लोग अपनी मनमर्जी से चलेंगे और यकीन मानिए देश को फिर अपूर्णीय क्षति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बातें यहां पर कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर अगली बात कही गई, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण नौकरी नहीं मिल रही है तो वह न्यायालय जा सकता है। यानी सरकार में न्यायालय का भी प्रावधान है और न्यायालय जो है सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, न्यायपाल का भी सरकार का ही एक अंग है। तो आप सभी को मालूम है कि अगर हमारे सामने हमारे अधिकारों का हनन कोई सरकार कर रही है तो वहां पर आपके संविधान में ये विकल्प मौजूद है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। देखिए, इसके बारे में हम अगले अध्यायों में विस्तृत पूर्वक जानेंगे। अभी इतना ज़्यादा हमारे इसके जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे आप ऑलरेडी जानते भी हैं। अब देखिए, सरकार के प्रकार बताए गए हैं, कितनी प्रकार की सरकारें होती हैं। देखिए, मूलतः 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। ठीक है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है राजतंत्र, राजशाही। राजशाही का मतलब आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर राजा का इमेज भी है कि भाई राजा जो निर्णय लेगा वही निर्णय जो सब पर मान्य होगा। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमने जब इतिहास का अध्ययन किया था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि भाई राजा कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, एक शब्द ये आता है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे राजा अनपढ़ हो, गंवार हो, ठीक है, या बिल्कुल बर्बर हो। जैसे औरंगजेब टाइप रहे राजा, बहुत सारे राजा ऐसे रहे, बहुत बर्बर टाइप रहे हैं। आपको हुक्म मानना ही मानना है। आप उसका विरोध करेंगे तो यकीन मानिए राजा आपका सर कलम करवा सकता है, आपको दंडित कर सकता है। ठीक है, अब चूंकि ऐसे जो राजा रहे, निरंकुश सही राजा रहे, उनसे क्या हुआ, हमारी प्रजा को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, प्रजा का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। ठीक है, तो बाद में आते आते जब प्रजा में चेतना का जागृतिकरण हुआ तो बाद में क्या हुआ, लोकतंत्र की नींव रखी गई। लोकतंत्र की नींव में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार,
ठीक है, यानी कि लोग अपने कुछ प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो प्रतिनिधि चुनकर एक सरकार का निर्माण करते हैं। और वो सरकार क्या होती है कि सभी की सहमति से मिलकर नियमों का निर्माण करती है ताकि वो नियम जो है सभी पर एप्लीकेबल हों। और सरकार जो है लोकतंत्र में कुछ समय, निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। जैसे अपने यहाँ 5 साल का टाइम होता है, 5 साल की सरकार चुनी जाती है। ठीक है, कभी कभी उनके पास बहुमत नहीं होता है तो 5 साल से पहले सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो आगे का अध्याय में विस्तार में जानेंगे। तो अपने यहाँ अब जो सिस्टम है, यानी अपने यहाँ नहीं, मोस्टली सभी देशों में ज़्यादातर है, कुछ आपकी जो मुस्लिम कंट्री वगैरह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर देशों में अब लोकतंत्र ही है। लोकतंत्र का मानना ही यही है कि लोकतंत्र जो है नागरिकों के अधिकारों की अच्छे से रक्षा कर पाता है। कोई राजतंत्र होता है, राजतंत्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, क्योंकि राजतंत्र में क्या है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ें व्याप्त हैं, यानी कि तानाशाही। ठीक है, राजतंत्र में क्या व्याप्त है? तानाशाही। जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति तानाशाही दिखाता है तो जनता के पास विकल्प है कि भाई 5 साल तक ही तो तानाशाही दिखाओगे, 5 साल के बाद तो हमारे पास ही आओगे वोट मांगने, हम हटा देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र की अवधारणा जो है राजतंत्र के शोषण के उपरांत लोकतंत्र की अवधारणा निकल कर आई है। ठीक है, आप ऐसे जान लीजिए। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना, राजतंत्र में पहली सरकार राजतंत्र है। ठीक है, यानी पहली लोकतंत्र है, पहली राजतंत्र लिख लेना। ठीक है, यानी पहली जो अपनी प्राचीनतम समय से चली आ रही है वो राजतंत्र है कि राजतंत्र, यानी आप लिख लेना राजतंत्री सरकार। ठीक है, इसमें लिख लेना, इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ठीक है, इसी में आगे कि अंतिम निर्णय की शक्ति भी उसी के पास होती है, यानी उसका निर्णय जो होता है सभी को मानना पड़ता है, सभी पर बाध्यकारी होता है, किसी की वहां पर चलती नहीं है। चाहे राजा जैसा भी हो, आपको उसका डिसीजन मानना ही पड़ेगा। दूसरी ओर लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में लिख लेना, लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ठीक है, यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं, और लोग ऐसा किसके माध्यम से करते हैं? चुनाव के माध्यम से, यानी वोटिंग यानी इलेक्शन के माध्यम से करते हैं। यानी हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया गया है, यानी कि जहाँ पर सभी जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, चाहे महिलाएं हों, स्त्री हों, यानी महिलाएं हों, पुरुष हों, या किसी भी जनजाति का व्यक्ति हो, SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल का हो, यानी किसी को हम मतदान देने से रोक नहीं सकते। ठीक है, कानूनी अधिकार है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, यानी कि हमारे लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की स्थापना कैसे होती है? चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। यानी आपको तय समय सीमा पर आपके यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि चुनकर क्या होते हैं, वो अपनी एक सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में जवाबदेहिता होती है, यानी सरकार को हर अपना जो डिसीजन उठाया है, डिसीजन लिया है, उसके प्रति बताना पड़ता है, जनता को बताना पड़ता है कि भाई हमने ये डिसीजन इसलिए लिया। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी निरंकुश सही सरकार की नहीं चल पाती है। जबकि राजतंत्र में जनता का तो कोई योगदान ही नहीं है। राजतंत्र में तो ये है कि भाई एक व्यक्ति का पिता अगर राजा है तो उसका आने वाला बेटा वो राजा बनेगा। ठीक है, यानी पिता का राजा का बच्चा जो है वो भी आगे चल के राजा बनेगा, और राजा जो का बेटा है, बेटे का बेटा है, वो भी राजा बनेगा। वहां पर तो ये है, पूरी लीगेसी चली आ रही है। ठीक है, यानी पूरी लीगेसी चली आ रही है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर किसी का वो नहीं है, यानी किसी का कोई जनसिद्ध अधिकार नहीं है लोक सरकार में कि भाई हमारे पिता प्रधानमंत्री तो हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लिख लेना कि लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, सफाई देनी होती है। वहीं राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। राजतंत्र में क्या लिखा है कि भाई इस पर कोई अधिकार नहीं है, ना ही उन्हें अपने निर्णयों पर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, और ना ही उन्हें अपने निर्णयों को सफाई देनी पड़ती है। देखिए, ये पहले सब पॉइंट में आप नोट कर लेना, यहाँ से लेकर ये लाइन। ठीक है, मैं लिखवाना भूल गया था, यहाँ से लेकर ये लाइन आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार, भारत में लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं कि भारत में आपके यहाँ लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं हमारे देश के बारे में कि हमने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, उसके बाद हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो पाई है। ठीक है, यानी हमारे देश में एक बहुत लंबा लोकतांत्रिक संघर्ष लड़ा गया है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और उसमें हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे जो कहते नहीं है, हमारे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तब हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो पाया। तो हम सबका यही एक ध्येय होना चाहिए कि हम अपने लोकतंत्र का सम्मान करें। ठीक है, और लोकतंत्र की व्यवस्था में अपना योगदान करें। किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि ऐसी न दोहराएं जिससे हमारे लोकतंत्र को, हमारे भारत के निर्माण को एक, यानी कि भारत के निर्माण को कहीं ना कहीं रुकावट हो, ऐसी कोई गतिविधि हम न फॉलो करें। तो यही लोकतांत्रिक सरकार का हमारे लिए महत्व है। लोकतंत्र में क्या है, यहाँ पे मुख्य बात क्या है कि यार लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, यानी लोगों के द्वारा सरकार चुनकर जाती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता कानून बनाने में भागीदार होती है। ठीक है,
यानी कि आज का जो लोकतंत्र है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बोला जाता है। यानी कि आप क्या करते हैं, आप अपने जगह से संसद या विधायक चुनते हैं, ठीक है। संसद चुनते हैं तो क्या करेगा, केंद्र स्तर पर जाएगा, केंद्र स्तर पर सरकार का निर्माण करेगा। विधायक चुनते हैं तो क्या होता है, राज्य स्तर पर सरकार का निर्माण होता है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री बनकर आता है अगर विधायक चुनते हैं तो, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा बातें हैं वो आप लिख लेना, यानी भारत में लोकतांत्रिक सरकार में लिख लेना कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार, हेडिंग डाल लेना आप, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि भारत में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें, ठीक है। यानी लोकतंत्र में हमारे यहाँ विचार ये है कि लोग जो है नियमों को बनाने में खुद ही जो है शासन करें, ठीक है। यानी कि हमने एक सैकड़ों वर्षों की लड़ाई लड़ी है राजतंत्र से मुक्ति पाने के लिए, तब हमारे लोकतंत्र स्थापित हुआ है। और यकीन मानिए अगर आज लोकतंत्र नहीं होता तो आज आपको इतनी स्वतंत्रताएं जो मिली हुई हैं वो स्वतंत्रताएं नहीं मिल पाती, यानी आपके ऊपर तानाशाही होती, ठीक है। तो समय की मांग के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र की स्थापना के बाद आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरह से हमारे देश में आपको स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, ठीक है। यानी किसी के साथ ऐसा नहीं भेदभाव हो रहा हो, कोई ऐसी एक व्यक्ति के साथ उसे बहुत ऊंचा पद दे दिया हो, दूसरे को बहुत नीचा पद दे दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ हनन हो रहा है अधिकारों का, आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप न्यायालय का दरबार खटखटा सकते हैं। सरकार में विकल्प मौजूद है, लोकतंत्र विकल्प मौजूद है आपके सामने, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यानी आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। यानी आज के समय में हमारे सरकारों को किसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, यानी बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, ये प्रतिनिधि मिलकर फिर क्या करते हैं, सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं, ठीक है। यानी सरकार का गठन करते हैं और सारी जनता के लिए निर्णय करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात, अगली बात लाइन दोहराई गई है कि कोई भी सरकार लोकतांत्रिक तब नहीं कही जा सकती जब वहां पर वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दिया जाए। हकीकत बात है कि भाई कोई वयस्क नागरिक है, उसको वोट देने से अगर वंचित कर देती हैं तो क्या वो लोकतंत्र कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमारे देश में भी ऐसा कुछ रहा है। यानी पहले के समय में क्या था कि हमारे यहाँ केवल शिक्षित व्यक्ति जो है, यानी एजुकेटेड पर्सन जो है, वही वोट दे सकता था अंग्रेजों के टाइम में, ठीक है। लेकिन बाद में समय की मांग में परिवर्तन हुआ। गांधी जी जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी विचारक थे, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यानी आपके चंद पढ़ाए हुए जो नागरिक हैं, जो आपके एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप उनसे अपने फेवर में वोट डलवा लेते हो, बाद बाकी जनता क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है आप उसको कोई महत्व ही नहीं देते, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जब डिमांड मांग उठी, हमारे यहाँ तमाम क्रांतिकारियों ने इसका प्रबल विरोध किया अंग्रेजों की इस नीति का, तब बाद में हमारे यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार को बाद में चुना गया आज़ादी के बाद, ठीक है। यानी कि हमारे सार्वभौम वयस्क मताधिकार को चुना गया। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार चुनना एक नई बात थी। हमारे यहाँ से पहले कुछ ऐसे भी देश थे, अमेरिकी देश थे, यूरोपीय देश थे, जहाँ पर भी यानी कि लोकतंत्र में महिलाओं का योगदान नहीं होता था, केवल कुछ चुनिंदा लोगों का योगदान होता था। जब लेकिन जैसे जैसे समय की मांग पड़ी तो वहाँ पर भी उन्होंने आंदोलन जब स्थापित हुए तो वहाँ पर भी उन्हें जो है महिलाओं को स्थान देना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर अब आप इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखवा दिया, सेकंड पॉइंट लिखवा दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट तक लिखवा दिया, चौथा पॉइंट आएगा। चौथे पॉइंट में लिख लेना कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, शुरुआती दौर में सरकारें केवल, ठीक है, पढ़े लिखे पुरुषों को वोट देने देती थी, पढ़े लिखे पुरुषों को वोट देने देती थी, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया, ठीक है। इसके बारे में 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने अपने विचार भी व्यक्त किए, ठीक है। किसके बारे में, यानी इस विरोध के बारे में। तो ऐसे करके लाइन शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी आप सारगर्भित रूप में पढ़ भी पाएंगे। देखिए आप में से काफी सारे लोगों की ये डिमांड रहती है सर नोट्स भी बनवा दिया कीजिए, तो मैं इसलिए नोट्स बनवा देता हूँ। देखिए इनके 1931 में यंग इंडिया पत्रिका जो निकाली थी गांधी जी ने, इसमें इनके विचार थे कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है, चरित्र का मतलब करेक्टर है,
ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति तो ऐसा है भाई अंग्रेजों ने उसे पढ़ाया लिखाया और अंग्रेजों का गुलाम है, यानी उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, देश के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं है और वो वोट दे रहा हो। और एक व्यक्ति, एक क्रांतिकारी जो पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन उसके अंदर देश भावना, देश को आगे ले जाने की या देश को आज़ाद करवानी भावना कूट कूट के भरी हुई है, देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है और वो वोट देने से वंचित रह जाता है, तो वाकई में ये बहुत बड़ी जो है बेईमानी होगी। यही बात इन्होंने कही थी, शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का जो है यहाँ पर कहा गया है, गरीब आदमी होने का जो गुनाह किया है, ये बहुत गलत बात है। गांधी जी ने अपना यंग इंडिया पत्रिका में लेख लिखा था ये वाला, किसके संदर्भ में, यानी कि जो वयस्क मताधिकार था उसमें सभी नागरिकों को शामिल न करने के संदर्भ में इन्होंने अपना एक लेख प्रकाशित किया था, किसमें, एक 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में हुआ और भारत में कैसे कैसे करके बाद में सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाया गया, वो बात आगामी चैप्टरों में आप जानेंगे। अब संसार में देख लेते हैं, संसार के परिप्रेक्ष्य में, इस संसार में कहाँ कहाँ जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू किया गया वो हम देखेंगे। देखिए बात करते हैं, आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले क्या था कि ज़्यादातर जो काम थे, औद्योगिकरण जो था उसमें पुरुषों का योगदान जो था बढ़ चढ़ कर था। अगर आपने क्लास 9th की जो हिस्ट्री वाली बुक है जो मैंने करवाई है, क्लास 9th की हिस्ट्री, अगर वो आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो वीडियो देखना, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखना कि वहाँ पर बताया गया है किस तरह से महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तो वहाँ पे बताया गया है। देखिए वहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो पुरुषों का योगदान बहुत अच्छा खासा योगदान था, महिलाओं की स्थिति वहाँ पर भी दयनीय थी। यानी ऐसा नहीं है महिलाओं की स्थिति केवल हमारे यहाँ ही दयनीय थी, यानी आपके वेस्टर्न कल्चर में, यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए थे, बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो गया 1914 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध जब जो है शुरू हो गया 1914 में, ठीक है, उसके बाद स्थिति ये बनी कि भाई कारखाने वगैरह जो थे उनमें पुरुष तो शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि पुरुषों को युद्ध में शामिल होने जाना पड़ा और कारखाने ऐसे में ठप पड़ जाते। और चूंकि युद्ध में शामिल हुए पुरुषों को तमाम तरह के सामान की जरूरत पड़ रही थी, चाहे वो मिलिट्री का सामान हो, चाहे राशन का सामान हो, चाहे कपड़े वगैरह हो, ठीक है। तो बाद में फिर क्या हुआ कि विभिन्न उद्योग धंधों ने महिलाओं को प्रमोट किया कि भाई आप आओ और हमारे उद्योग धंधों में हाथ बटाओ, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान पुरुष तो ज़्यादातर युद्ध में फंसे हुए हैं, तो आपको हाथ बटाना है। तो फिर महिलाओं ने उस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ली और महिलाओं ने वहाँ पर जो रूढ़िबद्ध धारणा थी, जो ये धारणा थी कि भाई महिलाएं नहीं कर सकती हैं, उस धारणा को पलट दिया, ठीक है। अब जब महिलाएं स्वतंत्र रूप से किसी फैक्ट्री में काम करेंगी, स्वतंत्र रूप से लगभग उत्पादन में जैसे पुरुष योगदान देते थे उसी तरह से वो भी योगदान देंगी, तो यकीन मानिए फिर महिलाओं के मन में भी एक बात निकल के आई, जब हम किसी रूप में पुरुषों से कम नहीं है फिर हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है, यानी हम भी सरकार चला सकते हैं, हम भी नियम कानून बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। फिर बाद में वहाँ पर सफरेज आंदोलन जो चला था, यही सफरेज आंदोलन था वोटिंग को लेकर, ठीक है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो फिर ये आंदोलन चला और बाद में मजबूरी में आकर यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं की जो है लोकतंत्र में भागीदारिता सुनिश्चित करनी पड़ी, ठीक है। तो नोट 1 और नोट 2 लिख लेना, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर पहला पॉइंट कि पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट में कि महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से सफरेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार। तो ये था सफरेज मूवमेंट। और देखिए इसके बारे में सफरेज मूवमेंट आपको विस्तार में पढ़ना है तो आप क्लास 9th की जो हिस्ट्री वाली किताब है जो मैंने कंप्लीट करवा दी है, तो वो क्लास 9th की हिस्ट्री वाली वीडियो आप देख सकते हैं। क्लास 9th की हिस्ट्री वाली वीडियो आपकी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर एक बात और रह गई है जाते जाते, वो बात लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट कि अमेरिका में औरतों को अधिकार कब मिला। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो था वो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार जो था 1928 में मिला, यानी 1928 में मिला। ये आपका तीसरा अंतिम पॉइंट है। ऐसे करके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा।